बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। ये हमारे इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले आपकी बुक एक पैराग्राफ छोटा सा देती है जिसमें लिखा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही पेचीदा, ठीक है, पेचीदा, बहुत ही आपस में जुड़ी हुई, मिली हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन विच ईच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ड अपॉन द प्रीवियस। मतलब ये कि पुरानी चीज़ों के मिलने से ही नई चीज़ें बनी हैं। इन दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर द फंडामेंटल मतलब बेसिक लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही बेसिक छोटे लेवल से हम फंडामेंटल लेवल से, जो कि बेसिक जो हमारे पास लेवल होता है वो सेल ही होता है। तो हम बेसिक लेवल मतलब सेल से हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस तरह से आगे और टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम्स और फिर इंडिविजुअल्स बनते हैं। देन आपकी बुक एग्जांपल भी यही देती है कि वी विल एक्सप्लोर फंडामेंटल मतलब बेसिक लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेल्स, फिर टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खसूसियात एंड एग्जांपल्स मतलब मिसाल मतलब एग्जांपल्स मिसालों के साथ हम हर लेवल को समझेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से अपना फंक्शन मतलब अपना काम सर अंजाम देता है। सबसे पहले हमारे पास 5.1 का नाम है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन तरतीब है उसके लेवल्स हैं। अब जैसे आप देखते होंगे कि एक घर बनता है वो ईंटों के मिलने से बनता है। पहले एक ईंट होती है, फिर दो ईंटें और ऐसे बेशुमार ईंटों से एक दीवार बनती है मतलब वॉल 1 बनती है। फिर इसी तरह से वॉल 2 बनती है, फिर वॉल 3 बनती है, वॉल 4 बनती है, चारों दीवारें बन के उसके बाद उसके ऊपर एक रूफ़ मतलब छत पड़ती है। फिर 4 दीवारों बेशुमार ईंटों से और फिर 4 दीवारों से एक छत से एक कमरा बनता है। 4-5 कमरे इकट्ठे होके एक घर बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपकी बुक डिस्कस कर रही है कि डिफरेंट लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। हमें ईंट से मतलब कि एक सेल से शुरू करके तो पूरा एक घर कैसे बना, पूरा एक इंडिविजुअल कैसे बना, वहाँ तक हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिजम्स आर बिल्ड ऑन अ पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो थोड़े लेस कॉम्प्लेक्स से शुरू करके हम जो हमारा लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंडिविजुअल का लेस कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करके तो फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, या लेस कॉम्प्लेक्स या सिंपल से स्टार्ट करके। ऑर्गेनिजम्स आर बिल्ड ऑन पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जैसे जैसे इंडिविजुअल्स बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। दे आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर लोअर लेवल्स आर सिंपल। जो हमारे पास लोअर लेवल्स होंगे वो सिंपल होंगे और जो हायर लेवल्स होंगे वो हमारे पास इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। The levels of organization in multicellular organisms begin with the simplest and smallest level atom. एटम से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि एटम्स के मिलने से क्या बना, ठीक है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या बना, ऑर्गेनेली, ठीक है। देन ऑर्गेनेलिस के मिलने से एक सेल बनता है। इस तरह से ये मामलात कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। अब अगर हम एक दफ़ा इस चैप्टर की आउटलाइन डिस्कस कर लें अपना मेन टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले, तो आपका फर्स्ट चैप्टर में ये लेवल ऑफ 5.1 में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं जो कि 8 हैं। एटम से शुरू करके एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल के मिलने से ऑर्गेनेली बनी, ऑर्गेनेली के मिलने से सेल्स बने, काफ़ी सारे सेल्स के मिलने से टिश्यूज़ बन गए, टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, और ऐसे ही काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। उसके बाद हम 5.1 में डिस्कस करेंगे इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ मतलब वो प्रॉपर्टीज़, वो खसूसियात जो कि एक ऑर्गेनेली के पास नहीं थी लेकिन काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज मिलने से जो सेल बना उसके पास थी। एमर्ज की मतलब निकली, एमर्ज की काफ़ी सारे
एक काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स के मिलने से सेल में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी आई जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स में नहीं थी। इस तरह काफ़ी सारे सेल्स में जो खसूसियात नहीं थी, सेल्स के मिलने से जो टिश्यूज़ बने तो उन टिश्यूज़ में वो खसूसियात आई, उनको कहेंगे हम इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनेली से सेल के बनने से कौन सी ऐसी खसूसियात सेल के पास आई जो ऑर्गेनेली के पास नहीं थी। देन टिश्यूज़ के पास ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो सेल के पास नहीं है। देन अगेन ऑर्गन्स के पास कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो कि टिश्यूज़ के पास नहीं है। और इसी तरह से ऑर्गन सिस्टम के पास कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो कि ऑर्गन्स के पास नहीं है। और देन सिमिलरली हम देखेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल जिसको हम कहेंगे, उसके पास कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम के पास नहीं मौजूद। ठीक है, ये हमारा 5.1 सारा हमने अपना डिस्कस किया है। अब हम अपना 5.1 को फर्दर लेके चलें तो सबसे पहले तो एटम्स की बात की गई है। ठीक है, कि हमारे जो एटम्स हैं वो बेसिक, जो बहुत ही सिंपल सा स्टार्ट होता है वो हमारा एटम से होता है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा यूनिट है ऑफ मैटर। सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो एटम है। और जो सबसे हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो है सेल। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और एटम जो हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है या स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने ध्यान में रखना है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए जो बेसिक यूनिट्स आपस में इकट्ठे होते हैं उनको हम कहते हैं एटम। ये एटम की डेफिनेशन भी है, इसको आप एटम की डेफिनेशन भी ले सकते हैं। और ये आगे एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। देन एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बना। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विच कैन हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फिर वही इमर्जेंट प्रॉपर्टीज वाली बात होगी कि मॉलिक्यूल्स में ऐसी खसूसियात होंगी जो एटम्स के पास मौजूद नहीं थी। एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल्स बने उनके पास बिल्कुल मुख्तलिफ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं देन एटम्स। जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के मिलने से, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम के मिलने से वाटर बना। इसी तरह प्रोटीन, हमारे पास डिफरेंट एटम्स की इंटरेक्शन से हमारे पास प्रोटीन बना। और न्यूक्लिक एसिड भी इसी तरह हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मिलने से हमारे पास प्रोटीन बना, डिफरेंट एटम्स के मिलने से। देन हमारे पास आ जाती है एग्जांपल इसकी ऑर्गेनेली की, मॉलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनेली की हमारे पास डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन इन स्पेसिफिक वे, एक मखसूस तरीके से, स्पेसिफिक मतलब मखसूस तरीके से मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपस में एंड मेक सब सेलुलर लेवल ऑर्गेनेली, और वो ऑर्गेनेली बनाते हैं। इसको ऑर्गेनेली को सब सेलुलर लेवल क्यों कहा गया? सेलुलर मतलब सेल से रिलेटेड, सब सेलुलर मतलब सेल से निचले दर्जे पे, सेल से छोटा, सेल से मातहत जो लेवल होगा उसको सब सेलुलर लेवल कहेंगे, जो कि ऑर्गेनेलीज है। क्योंकि ऑर्गेनेलीज के मिलने से फॉरेन सेल बन जाना है। Molecules combine in specific way to make subcellular levels या ऑर्गेनेलीज। ईच ऑर्गेनेली, हर ऑर्गेनेली स्पेशलाइज टू डू अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब जो हमारे पास एक सेल है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके अंदर हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम डिवाइडेड है, प्री डिफाइंड है, अंडरस्टूड है। किसने लाइफ को आगे बढ़ाना है, किसने प्रोटीन बनानी है, किसने जो खाना आ रहा है बाहर से उसको हज़म करना है, किसने हज़म हुए खाने के वेस्ट को बाहर वापस फेंकना है। ये सारी चीज़ें, ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज ये सारे टास्क परफॉर्म करती हैं सेल के अंदर। ईच ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज टू डू अ पर्टिकुलर फंक्शन। उसमें एग्जांपल है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल जो हमारा है वो सांस माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए लेता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल का जो सांस लेने का, रेस्पायर करने का अमल है वो माइटोकॉन्ड्रिया देखता है। देन राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमने ऑर्गेनेली वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है और इसी तरह से राइबोसोम्स किस तरह से प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं।
ये इनके बेसिक रोल हैं। देन काफ़ी सारे ऑर्गेनेलिस के मिलने से हमारे पास एक सेल बना जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल। व्हेन ऑर्गेनेलिस एग्जाम्पल, ये सेल की एक बेसिक सी डेफिनेशन आ रही है। व्हेन ऑर्गेनेलिस असेंबल एंड इंटरैक्ट, इकट्ठे होती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट कैसे करती हैं? एक ने खाना इंगल्फ किया, एक ऑर्गेनेल ने उसको हज़म किया, फिर एक ने हज़म किए हुए जो खाना है डाइजेस्ट किए हुए उससे एनर्जी निकाल के सारे सेल को प्रोवाइड की खाना, और जो एक ऑर्गेनेली ने जो वेस्ट था वो सेल से बाहर निकाल दिया। ये डिफरेंट टास्क हैं जो हमारे सेल परफॉर्म करता है। व्हेन ऑर्गेनेल्स असेंबल एंड इंटरेक्ट, इसी को हम इंटरेक्ट कहना कहते हैं। व्हेन ऑर्गेनेल्स असेंबल एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर दे मेक सेल, द स्मॉलेस्ट यूनिट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। अब एटम जो है ना, उसमें लाइफ नहीं है, लाइफ इन्वॉल्व नहीं है, वो एक मैटर है। ठीक है, लाइफलेस स्टेट है एटम की। अब ये मिलता गया, मॉलिक्यूल बने, फिर ऑर्गेनेलिस बनी। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वाटर इंडिविजुअली नॉन लिविंग है, ऑर्गेनेलिस इंडिविजुअली नॉन लिविंग है। लेकिन ये जो सेल है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की खसूसियात के साथ। इसको क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल है, लेकिन वो सर्वाइव करते हैं, जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं, लिविंग बींग्स वाली खसूसियात रखते हैं। जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है वो ऑर्गेनिजम्स। इस वजह से जो हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है वो है सेल। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है एटम, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। लाइफ जहाँ आ रही है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना एटम और सेल में। एटम लाइफ लेस स्टेट है, जो सेल है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ रखती है। ठीक है, व्हेन ऑर्गेनेल्स असेंबल एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर दे मेक सेल, द स्मॉलेस्ट यूनिट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। दे कैन कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज एंड कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस। अब सेल के दो काम हैं जिसकी वजह से उसको लिविंग कहा गया है। एक तो ये कि वो लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है जो एक ज़िंदा जान कर सकती है, और दूसरा वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर चाहे वो मल्टीसेलुलर, अगर उसमें लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, वो सांस ले रहा है, वो खा रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब है वो लिविंग बीइंग है, चाहे वो एक सेल पे मबनी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। अब आपकी बुक भी यही कहती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल while multicellular organisms are made up of many cells. देन आपके पास आ जाता है टिश्यू। टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम मल्टीसेलुलर की मेंशन कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे सेल्स के मिलने से टिश्यू बनता है। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक ही सेल है। ठीक है, उसमें टिश्यूज एग्जिस्ट नहीं करते, उसमें वो एक सेल ही लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, सांस लेगा, खाना इंगल्फ करेगा, वेस्ट निकालेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। ये सारे बेसिक जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो एक सेल ही करेगा, वन सेल ही करेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ही ये है कि काफ़ी सारे सेल्स मौजूद हैं। काफ़ी सारे सेल्स मौजूद हैं, इसका मतलब है कि वो मिलकर कहीं ना कहीं टिश्यूज़ बना रहे हैं जो कि इकट्ठे मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन मल्टी सेल, यही वजह है कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखा गया है, यूनिसेलुलर नहीं लिखा गया या सिर्फ ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा गया। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा गया है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स मेक टिश्यूज़। अब वो टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, ये अब आपके पास टिश्यू की डेफिनेशन आ गई है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शंस। अब टिश्यूज़ के पास एक या एक से ज़्यादा भी काम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे सेल्स मिलके जब एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक काम कर रहे होंगे जो कि लाइफ लॉन्ग उनको साइन होंगे। ये नहीं है कि आज एक टिश्यू ने एक काम कर लिया, 2 दिन बाद वही टिश्यू कोई और काम कर रहा हो, नहीं। वो एक टिश्यू को जो 1, 2, 3 फंक्शंस असाइन हो गए हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शंस उसने लाइफ लॉन्ग सारी ज़िंदगी परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अब उसने एग्जांपल दी है कि इन एनिमल्स में टिश्यू की एग्जांपल्स उसने 2 दी हैं, और इन प्लांट्स। ये टिश्यू पे आपको लॉन्ग पे भी नोट आ सकता है। ठीक है, मुनासिब सा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब एनिमल टिश्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा मसल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है,
ये एपी मतलब सरफेस पे, स्किन की सरफेस पे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको एपिथेलियल कहते हैं। इनकी डेफिनेशन ही ये है कि वो टिश्यूज़ जो कवर करते हैं बॉडी की सरफेस और लाइन कैविटीज़, मतलब बाहर से स्किन को, हमारी ये स्किन को कवर करते हैं, ठीक है, वो एपिथेलियल लाइनिंग्स होती हैं। और जो हमारे अंदर कैविटीज़ हैं, जैसे कि हमारा स्टमक है, जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर की लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर करते हैं। अंदर से इंडिविजुअल ऑर्गन्स की भी अंदर की लाइन और हमारी भी सरफेस की ये सारी स्किन जो है ये एपिथेलियल टिश्यू है। देन मसल टिश्यू इनेबल्स मूवमेंट। अब मसल टिश्यू जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लंबा टॉपिक है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक, इस वजह से हम सिर्फ देखेंगे। आपकी बुक ने एग्जांपल कार्डियक मसल्स की दी है। कार्डियक रिलेटेड टू हार्ट, और मसल्स दिल से रिलेटेड जो मसल्स होते हैं उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो मसल्स की एग्जांपल उसने दी, कार्डियक मसल्स इन हार्ट इनेबल्स मूवमेंट। कैसे, आपको पता है, आप सोचोगे हार्ट तो वहीं पड़ा है, तो हार्ट मसल्स जो हैं वो, जो हार्ट के हमारे टिश्यूज़ हैं वो, या कार्डियक टिश्यूज़ जो हैं वो इनेबल मूवमेंट कैसे करते हैं, कैसे मूवमेंट को इनेबल करते हैं। हमारा हार्ट पड़ा एक जगह है, ठीक है, ऐसे पड़ा है हमारे सेंटर में, लेकिन वो हर टाइम ब्लड पंप कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। आप इवन अपने हार्ट वाली साइड पे, लेफ़्ट साइड पे हाथ भी रखेंगे, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे करके, सेंटर में होता है हार्ट लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली लेफ़्ट साइड पे होता है। तो अगर आप वहाँ हाथ रख के अपना फील भी करेंगे तो हार्ट हर टाइम ऐसे ऐसे पंप कर रहा है। ये हार्ट की मूवमेंट है। और ये मूवमेंट किस वजह से पॉसिबल है, क्योंकि हमारी हार्ट की मसल्स एपिथेलियल लाइनिंग नहीं है, ठीक है। ये हमारी स्किन हर टाइम हिलती नहीं रहती, कोई मूवमेंट नहीं करती स्किन, इसको खींचो तो अपनी जगह से हिलेगी, छोड़ोगे तो वापस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारी जो हार्ट है उसका हमें मकसद ही ये है कि उसने ज़ोर लगा के सारे जिस्म में खून प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए था एक ऐसा टिश्यू जो कि इनेबल करे मूवमेंट को, चाहे वो मूवमेंट थोड़ी सी है, अपनी जगह पे पंप कर रहा है हार्ट, लेकिन कुछ ना कुछ मूवमेंट है, ठीक है। हार्ट कोई 1.5-2 किलो का ऑर्गन है, उसको आसान नहीं है मूव करना आपकी बॉडी में। तो उसको मूवमेंट इनेबल करने के लिए जो मसल टिश्यू इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं कार्डियक मसल। देन हमारे पास प्लांट के टिश्यूज आ जाते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग्स को कवर करता है, चाहे वो बॉडी सरफेस की लाइनिंग हो, चाहे वो कैविटीज़ के अंदर की लाइन हो। उस तरह से उसका जो है काउंटर प्लांट्स में आ जाता है एपिडर्मल टिश्यू। डर्मल भी स्किन, और एपी मतलब आउटर, स्किन का आउटर हिस्सा, प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स, फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ के ऊपर की जो सरफेस होती है, वो आपके लीफ के ऊपर की भी सरफेस, लीफ देखा होगा अगर आपने, तो उसके ऊपर भी ऐसे ही बारीक बारीक वेन सी बनी हुई है, जैसे हमारे ये वेजल्स वगैरह जा रही हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है हमारे ह्यूमंस के, एनिमल्स के, वो एपिथेलियल टिश्यू की है। लेकिन प्लांट्स में ये लाइनिंग एपिडर्मल टिश्यू की है। प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स, फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जो ये लाइनिंग होती है एपिडर्मल टिश्यू की, वो इस लीफ के नीचे की सारी ये वेन्स और ये सारे जो ब्लड सप्लाई, और सॉरी ब्लड नहीं, एयर सप्लाई सारी जा रही है प्लांट्स में अंदर और बाहर, उस सारी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लाइनिंग होती है वो एपिडर्मल टिश्यू की होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वेस्कुलर टिश्यू, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वेस्कुलर टिश्यू, जैसे ह्यूमंस में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेस्कुलर टिश्यूज हमारे आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी को थोड़ा सा अपना पुराना याद हो तो हमारे पास ह्यूमंस में वेस्कुलर सिस्टम में आर्टरीज होती हैं जिसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन वेन्स होती हैं जिनके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड की सर्कुलेशन को इनेबल करती हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। ये हमारा सारा वेस्कुलर सिस्टम होता है ह्यूमंस का। जबकि जो हमारा प्लांट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर टिश्यूज, उनको वेस्कुलर टिश्यू क्यों चाहिए, ठीक है, उनको चाहिए पानी के लिए। अब ब्लड तो उधर है नहीं,
उनको पानी चाहिए और खुराक चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो जाइलम जो है वो उनको पानी मुहैया करता है और फ्लोएम जो है वो उनको देता है न्यूट्रिएंट्स। तो ये है वो वेस्कुलर टिश्यू प्लांट्स का, जिससे उनको पानी और खाना प्रोवाइड किया जाता है। देन हमारे पास सिक्स्थ आ जाता है ऑर्गन। अब सबसे पहले ऑर्गन की डेफिनेशन है, एन ऑर्गन इज स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अब काफ़ी सारे ऐसे टिश्यूज जिनका मिलता जुलता काम है, एक जैसा काम है, दोनों आपस टिश्यूज आपस में इंटरलिंक्ड हैं, वो मिलकर एक ऑर्गन बना देंगे। अब ऑर्गन की एग्जांपल अगर आप एनिमल्स में लें तो एक आपके पास ऑर्गन आ जाएगा हार्ट, जो कि पंप करता है ब्लड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम्स। आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज को इस्तेमाल करते हुए, आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाती हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है। और लंग्स गैस एक्सचेंज करती हैं, मतलब हार्ट ब्लड के ज़रिए हमें खाना, वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और जो लंग्स हैं हमारी, वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट बेसिक ऑर्गन्स हैं। देन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो लीव्स जो है एक ऑर्गन, वो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। लीफ की सरफेस से ही फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, गैसेस बाहर जा रही होती हैं, O2 और CO2 प्लांट के अंदर आ रही होती है। और जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोil। अब इधर फिर वही बात जिक्र आ जाता है, वाटर एब्जॉर्ब करने करके जाइलम के थ्रू प्लांट्स में ट्रेवल करता है, बाकी प्लांट के ऑर्गन्स तक पहुंचता है। और सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो फ्लोएम के थ्रू बाकी सारे प्लांट के हिस्सों में, मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाए जाते हैं। तो खाना और पानी, अगेन अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो हार्ट हमें ब्लड पंप करके खाना पानी प्रोवाइड करता है। इसी तरह रूट्स जाइलम और फ्लोएम के थ्रू अपने वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू खाना और पानी जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट को देती हैं। इसी तरह ह्यूमंस में और एनिमल्स में लंग्स जो हैं वो गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, और प्लांट्स में लीव्स गैस एक्सचेंज का मतलब फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। लंग्स में इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन या गैस एक्सचेंज, और लीव्स में हम कहते हैं या प्लांट्स में हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। देन आपके पास आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन अगेन हमारे पास सबसे पहले आएगी, एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स। काफ़ी सारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो इकट्ठे काम करते हैं और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इंक्लूड, अब एग्जांपल्स क्या हैं ऑर्गन सिस्टम की? ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे काम करेंगे। अब जैसे हमने बार बार कहा सर्कुलेटरी सिस्टम, अब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सारी बॉडी को देना है, लेकिन आप देखें इसमें जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इतना वास्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हमने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे पास पहला, वो है एक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम हमने कहा था वो है सिस्टम होता है जिसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट भी आ जाता है जो कि एक ऑर्गन है। देन हमारा हार्ट हमारा वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है पूरी बॉडी को। ठीक है, किसके थ्रू? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू। अब जो ब्लड है हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर होता है ब्लड, उसको चाहिए O2। वो O2 कहाँ से आती है? लंग्स से। लंग्स CO2 बाहर निकाल देता है और O2 अंदर लेके जाता है। वो O2 ब्लड के अंदर जाती है, वो ऑक्सीजन हार्ट ब्लड के अंदर जाके हार्ट तक पहुंचती है, और हार्ट आर्टरीज के ज़रिए सारी बॉडी में वो लंग्स, वो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो सारी बॉडी में देता है न्यूट्रिएंट्स, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई, और ड्रेन होके सारा, ठीक है, ये O2 वाला ब्लड है। और वेन्स जो हैं विदाउट O2 वाला ब्लड है। ठीक है, सारा ब्लड सारे जिस्म को देके O2 देके पानी खाना देके
वो सारा ब्लड चला जाता है ड्रेन होके वेन्स में। अब वेन्स क्या करती हैं? वेन्स वो बगैर O2 वाला ब्लड वापस लेके आती हैं हार्ट के पास कि अच्छा ये अब हार्ट के पास कि ये अब बिल्कुल ड्रेन ब्लड है। हार्ट वापस वो सारा ब्लड लंग्स के पास भेजते हैं, लंग्स फिर उसके अंदर O2 भर के वापस भेज देती हैं। अब होता यही है कि एक हमारे पास है हार्ट और एक है लंग्स। हार्ट थोड़ा ऊपर होता है बॉडी में, लंग्स नीचे होता है। ठीक है, अब लंग्स में हो रही है गैस एक्सचेंज, मतलब ये कि CO2 बाहर और O2 अंदर। अब हार्ट जो है वो जो विदाउट O2 ब्लड है वो अपने लंग्स के पास लेके जाएगा और लंग्स इसके अंदर ये O2 जो लंग्स के पास हैं वो इसमें पंप करके विद O2 वाला ब्लड हार्ट को लेके आएगा। अब हार्ट अपने विद O2 वाले ब्लड को क्या करेगा? आर्टरीज में डाल के सारी बॉडी को देगा। ठीक है, क्या देगा? O2, वाटर और फूड, न्यूट्रिएंट्स। अब बॉडी को चले गए। अब जो हमारे पास बगैर O2, बगैर प्रॉपर हाइड्रेशन, बगैर खुराक के जो ब्लड होगा वो वाया कैपिलरीज। ठीक है, ये सेपरेट सी सारा बना रही हूँ, उसको आपने ये कंफ्यूज नहीं करना। ये सेपरेट हमारा ये एक सिस्टम बन रहा है। वाया कैपिलरीज वेन में जाएगा ये ब्लड। वेन ये विदाउट O2, वाटर और न्यूट्रिएंट्स वाले ब्लड को वापस हार्ट के पास लेके आएगी कि हमारे हार्ट के पास लेके आएगी कि ये ब्लड के पास अब कुछ भी नहीं है। हार्ट फिर इस ब्लड को भेजेगा लंग्स के पास। लंग्स इसके अंदर ऑक्सीजन भरेगा, ऑक्सीजन हार्ट तक जाएगा। फिर ये जो विद CO2 वाला विद O2 वाला ब्लड है वो सारी बॉडी को प्रोवाइड करेगा। जाके गट से जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो खाना पानी उठाएगा और सारी बॉडी को प्रोवाइड करके ड्रेन होके वापस वेन्स के पास आ जाएगा। ये ऐसे ही सारा सिस्टम जो है ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। देन हमारा वो कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। दूसरा उसने जो सिस्टम आपकी बुक में डिस्कस किया है वो हमारे पास आ गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी, उसमें भी जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, हमारे माउथ हो गया, माउथ से खाना हमने अंदर लिया, उसके बाद वो हमारे ओसोफेगस से होता हुआ, अगर हम बहुत कीनली देखें तो माउथ से थ्रोट में जाएगा। ठीक है, थ्रोट से फिर ओसोफेगस में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा और ओसोफेगस से हमारे पास स्टमक में जाके रहेगा। फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा जो वेस्ट होगा वो सारा एक्सक्रीट हो जाएगा एनएस के थ्रू। देन अगेन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होगा वहाँ से फूड जितना एब्जॉर्ब होना होगा वो एब्जॉर्ब होकर सारा ब्लड में चला जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे और जो वाटर होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और जो वेस्ट होगा वो एनएस के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा जिसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड पे आपके पास है ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म, इसकी डेफिनेशन है इज अ लिविंग एंटिटी दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑर्गन सिस्टम्स। अब एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग एंटिटी, जानदार एंटिटी है, जानदार एक चीज़ है, दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। अब ये उसने शर्त रखी है कि एक लिविंग एंटिटी, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो तभी फंक्शन इंडिपेंडेंटली कर सकता है, तभी नॉर्मली सर्वाइव कर सकता है अगर जो उसके ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, वो प्रॉपरली सर्वाइव कर रहे हैं, अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो ही हर ऑर्गन उसका सही काम कर रहा है, तो ही एक ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। अब आपके पास 5.1 जो आपके पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की फिगर है उसमें भी यही है, एटम से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल्स बनी,
ये आपके पास प्लांट की फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट बन गया, एनिमल की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया बन गई। ठीक है, देन ये एनिमल सेल बन गया, प्लांट सेल बन गया, टिश्यूज़ बन गए, ये प्लांट टिश्यू है, ये एनिमल टिश्यू है। देन ऑर्गन बन गया, ऑर्गन्स क्या है, एनिमल्स की और ह्यूमंस की फॉर्म में हार्ट हो गया, प्लांट्स की फॉर्म में लीव्स हो गए। देन ऑर्गन सिस्टम, ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हमारे एनिमल्स में एक ज़ेब्रा में इंटरेक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हमारे एक प्लांट में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ही एक इंडिविजुअल एनिमल या इंडिविजुअल ट्री सर्वाइव कर सकता है अगर उसके ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स सही से काम कर रहे हों। इवन ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन में भी इन्होंने प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इस ऑर्गन सिस्टम की शर्त रखी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम अपना टॉपिक एक दफ़ा ऊपर ऊपर से ही बेशक लेकिन रिवाइज करना चाहें तो ये आप नोट से देख सकते हैं कि अगर ये पूरा टॉपिक आपके पास लॉन्ग में आता है तो जो पॉइंट्स आपने जहन में ज़रूर रखने हैं वो हैं ये कि एक जो आपके पास एटम है, सबसे पहले एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, मेंटेन्स प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एग्जाम्पल आ गई। देन आपके पास आ गया मॉलिक्यूल, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जांपल में वाटर आ गया, H2O, प्रोटीन आ गई, प्रोटीन का अगर हम बॉन्ड देखें तो कार्बन हाइड्रोजन COOH बॉन्ड, इधर इधर नाइट्रोजन बॉन्ड और ऊपर एक R बॉन्ड होता है जो कि वेरिएंट होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन से अटैच होता है। देन आपके पास न्यूक्लिक एसिड आ गया, न्यूक्लिक एसिड में भी शुगर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये 3 बॉन्ड्स मिलकर एक न्यूक्लिक एसिड बनाता है। देन आपके पास ऑर्गेनेली आ गया, ऑर्गेनेली में थर्ड में आपके पास ऑर्गेनेली है, उसमें मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक वे में कंबाइन करके ऑर्गेनेली बनाते हैं जिसको सब सेलुलर सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं एक ऑर्गेनेली के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेलुलर रेस्पिरेशन, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। देन आपके पास सेल आ जाते हैं, सेल्स की पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे कि ऑर्गेनेल रिसेंबल एंड इंटरेक्ट टू मेक सेल, फिर आप बताएंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, या आप इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ लिख दें या आप इसको स्मॉलेस्ट यूनिट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ लिख दें, एक ही बात है। लाइफ एक्टिविटीज़, अब सेल को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्यों कह रहे हैं कि इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ हैं, उसकी वजह यही है कि इसके पास लाइफ एक्टिविटीज़ मतलब सांस लेता है, रेस्पिरेशन और फूड इनटेक का काम करता है और रिप्रोड्यूस करता है। अब सेल्स में यूनिसेलुलर सेल्स भी आ जाते हैं और मल्टीसेलुलर सेल्स भी आ जाते हैं। एग्जांपल्स में बेशुमार आप सेल्स बता सकते हैं, RBCs, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, नर्व सेल, मसल सेल, ये बेशुमार एग्जांपल्स हैं, कोई एक दो तो आपके जहन में रहेंगे। देन आपके पास टिश्यूज़ आ गए, टिश्यू की सबसे पहले आप अगेन डेफिनेशन लिखेंगे, सेल्स मेक टू कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज़। एग्जैक्ट डेफिनेशन आप बुक से लिखेंगे कि अगर लिखना चाहें तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन। एग्जांपल में अगेन आपके पास एपिथेलियल टिश्यूज़ आ गए जो कि स्किन में होते हैं, मसल टिश्यू आ गए हार्ट में, हार्ट टिश्यू की एग्जांपल आपकी बुक ने दी है। फिर प्लांट सेल में एपिडर्मल टिश्यू की बात हुई जो कि प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को, और वेस्कुलर टिश्यू जो कि जाइलम और फ्लोएम है। देन ऑर्गन की अगर हम बात करें, अगेन सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे ऑर्गन की, फिर एग्जांपल देंगे। एग्जांपल में आपने जहाँ से सेल है ना उधर से सेल्स, फोर्थ टॉपिक मतलब सेल से प्लांट और एनिमल सेल्स सेपरेट हो जाएंगे। देन आपने टिश्यूज़ में भी प्लांट और एनिमल सेल की एग्जांपल सेपरेट हेडिंग के साथ देनी है। ऑर्गन में भी प्लांट सेल के ऑर्गन्स में लीव्स आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, एनिमल सेल के ऑर्गन्स में हार्ट और लंग्स आ जाएंगे। देन ऑर्गन सिस्टम भी एनिमल्स के सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लांट्स के रूट सिस्टम और शूट सिस्टम आ जाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपने ज़रूर मेंशन करनी है। ये अभी ऑर्गन सिस्टम में आप अगर देखें तो ये देखें रूट्स और शूट्स, ये आई गेस हमने डिस्कस नहीं भी किया था कि रूट सिस्टम्स, रूट का मतलब है बेस में है। ठीक है, तो ये रूट सिस्टम जो कि बेस में है ये प्लांट्स को ज़मीन के साथ जोड़ती हैं और ज़मीन से खुराक और पानी और खुराक खींचती हैं। और जो शूट सिस्टम है ये भी प्लांट को, एक चीज़ है कि प्लांट को, ये अगर प्लांट है तो ये रूट्स हैं प्लांट को ज़मीन के साथ जोड़ रहे हैं, एंकर कर रहे हैं, और ये प्लांट का शूट सिस्टम है
ये प्लांट को सपोर्ट कर रहे सीधा खड़ा होने के लिए, ठीक है। एंड कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस, क्योंकि शूट सिस्टम में लीव्स भी आ जाते हैं और लीव्स फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, इस वजह से शूट सिस्टम में फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म होता है। सॉरी अबाउट दिस। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गेनिजम्स में लिविंग एंटायरली दैट लिविंग एंटिटी दैट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑर्गन सिस्टम। डेफिनेशन आ गई ऑर्गेनिज्म की, एग्जांपल्स में ह्यूमन आ गए, ट्रीज आ गए, आप कोई एनिमल भी लिख सकते हैं, जेब्रा आपकी बुक में इधर शो किया गया है, जेब्रा आप लिख दें। तो ये आपके पास टॉपिक तकरीबन ख़त्म हो गया है, सिर्फ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक 5.1 का रह गया। अब इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ जो कि निकली हैं, इमर्ज हुई हैं, इनके इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ जो जुड़ने की वजह से डिफरेंट चीज़ों के आपस में जुड़ने की वजह से बनी है, वो प्रॉपर्टीज़, वो वाली प्रॉपर्टीज़ को कहेंगे इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इन ऑर्गेनिज्म द कंपोनेंट्स एट ईच लेवल डू नॉट वर्क सोली। अब वो ये कह रहा है कि हर कोई भी कंपोनेंट अकेले काम नहीं कर सकता, उनको इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है। ड्यू टू दीज इंटरेक्शंस, इन इंटरेक्शंस की वजह से दे क्रिएट न्यू फंक्शंस कॉल्ड इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। अब इस इंटरेक्शन की वजह से, आपस में जुड़ने की वजह से, आपस में इंटरेक्ट करने की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ बनी हैं वो है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। अब इसमें वो कहता है कि these include the abilities that are present at high level of organization but are not possible for individual components। वही बात है कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके पास डेफिनेशन आ गई, वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इंडिविजुअल सेल के पास नहीं होंगी लेकिन एक टिश्यू के पास होंगी। फिर वो प्रॉपर्टीज़ जो टिश्यू के पास नहीं होंगी लेकिन टिश्यूज़ के जुड़ने की वजह से जो आपके पास एक ऑर्गन होगा उसके पास वो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स, अब उसने एग्जांपल्स दी हैं, ये लॉन्ग के लिहाज से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल सेड द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। सम ऑफ इट्स पार्ट मतलब अगर आप सम ऑफ पार्ट्स को देखें, इसका मतलब है कि अकेला अकेला आपके पास जो ऑर्गन है, कोई अगर हार्ट है या अकेला लंग है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो छोटे छोटे इंडिविजुअली थोड़े थोड़े फंक्शंस परफॉर्म करता है। लेकिन जब ये दोनों मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं, होल बना रहे हैं, एक सिस्टम, एक होल एंटिटी सेपरेट बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा बड़ी एंटिटी है बजाय इसके कि हम उसको इंडिविजुअली कंसिडर करें, सम ऑफ पार्ट्स करें। पार्ट्स को इंडिविजुअली कंसिडर करके अगर देखें तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो आपस में मिल के, आपस में जुड़ के इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन आपके पास आ जाता है ये 5 हेडिंग्स। ऑर्गेनेलिस के जुड़ने से सेल बनता है। अब सेल के पास क्या इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनेलिस है स्पेसिफिक फंक्शंस, हाउएवर वो कहते हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनेलिस के पास भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन जब ये ऑर्गेनेलिस आपस में इंटरेक्ट करती हैं, सेल बनाती हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है। वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बहुत से ऐसे काम कर सकता है जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनेलिस नहीं कर सकती। वो क्या काम है, सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अकेला इस अब सेल डिवीजन में भी आपको पता है, सेल डिवीजन का टॉपिक हमने माइटोसिस मेयोसिस पढ़ा, पूरा सेल इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में न्यूक्लियस राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में अगेन माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, और आपका जो एनर्जी खाना माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है एनर्जी निकालने के लिए, वो सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। वो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म मिलके ये काम सर अंजाम तीनों दे रहे हैं। Then have from cell to tissues. Individual cells do not have properties that are present in tissues. अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, एग्जाम्पल में मसल सेल्स, मसल सेल्स मिल के मसल टिश्यू बनाते हैं। अब एक मसल सेल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वो प्रॉपर एक टिश्यू बन जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, रिलैक्स भी कर सकता है। उस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से जो एनर्जी या फोर्स निकलती है वो भी कंज्यूम होती है। जैसे कि हमारी हार्ट की पंपिंग, वो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। फिर हमारे मसल टिश्यूज़ में हमारा
स्केलेटल टिश्यू आ जाता है, जो हमारे हड्डियों के साथ मसल्स हैं वो आ जाते हैं, जो कि हमें चलने फिरने में हेल्प करते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं। इंडिविजुअल मसल ये काम नहीं कर सकता। देन फ्रॉम टिश्यूज टू ऑर्गन्स, अब ऑर्गन्स परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शंस दैट इंडिविजुअल टिश्यूज कैन नॉट परफॉर्म। ये आपने लाइन याद कर लेनी है, ठीक है। अब इसको ऐसे लेके चलना है कि सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस दैट organelles cannot perform, tissues perform specific functions that cell cannot perform, organs perform specific functions that individual tissues cannot perform. फिर similarly organ systems can perform specific functions that organs cannot perform. ये लाइन आपने याद करके पांचों में लिखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल हर एक की डिफरेंट होगी, एग्जाम्पल्स पे आपने अपना फोकस रखना है। अब ऑर्गन्स में हार्ट आ जाता है, हार्ट वेरियस टिश्यूज से बना है। मसल टिश्यू आ जाते हैं जो कि पंपिंग में हेल्प करते हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं जो कि उसकी प्लेसमेंट में उसका स्ट्रक्चर को रिजिड रखने में हेल्प करते हैं। फिर एपिथेलियल टिश्यूज आ जाते हैं जो कि हार्ट की लाइनिंग होते हैं, हार्ट को आपके जिस्म के अंदर महफूज रखते हैं, ठीक है। इनका कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन से ही हार्ट को इनेबल होता है, हार्ट जो प्रॉपरली पंप कर सके ब्लड पूरी बॉडी में। देन अगेन मल्टीपल ऑर्गन्स, फोर्थ पॉइंट पे आ जाएंगे, फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम। अब वो सेम बात करता है कि मल्टीपल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स कैन कैरी आउट वाइटल फंक्शंस जो कि इंडिविजुअल ऑर्गन्स नहीं परफॉर्म कर सकते। अब एग्जांपल में आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने डिस्कस किया था माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल ऑर्गन तो नहीं ना डाइजेस्ट कर सकता फूड, ठीक है। माउथ थोड़ा सा चबा के डाइजेस्ट करेगा, फिर स्टमक उसको हजम करेगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, सारा हजम होकर लार्ज इंटेस्टाइन में अगेन एंजाइम्स रिलीज होते हैं और खाना एब्जॉर्ब होता है। ये इन सब के इंटरेक्शन से, इन सब चीज़ों के इंटरेक्शन से खाना एक मुंह के अंदर जाने से लेकर एब्जॉर्ब होने तक ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि सिस्टमेटिकली काम करके हमारी हेल्प करता है। From organ system to organisms in individual, the interaction of various organ systems bring emergent properties. जैसे कि हमारा कॉन्शियस, समझ बूझ, दिमाग, थिंकिंग, सोच, एबिलिटी टू डेप्थ टू इन्वायरमेंट, ये हमारे कॉन्शियस से, हमारे दिमाग से रिलेटेड खसूसियात हैं। और फिर हमारा जो इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, ये और हमारा ब्रेन, हमारी कॉन्शियसनेस, थिंकिंग और एबिलिटी टू अडेप्ट, ये सारी चीज़ें मिल के एक कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन से एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल बनाती हैं, ठीक है। ये अकेले हमारा हार्ट, लंग अकेला कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अकेला लिम्फेटिक सिस्टम, अकेला वेस्कुलर सिस्टम, अकेला डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ भी नहीं है। ये आपस में मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो कि अपना कोऑर्डिनेटेड टास्क परफॉर्म करता है। और थिंकिंग, कॉन्शियसनेस और एबिलिटी टू अडेप्ट टू एनवायरनमेंट, ये तीन खसूसियात हमारे दिमाग से रिलेटेड है, हमारे नर्व से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब ये सारे इंटरेक्ट करके एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और हमारा 5.2 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर थोड़ा सा रिवाइज करना चाहें तो ये जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन, देन जो आपको लाइन मैंने कहा है कि आपने याद रखनी वो, और ये 3 एग्जांपल्स आ गई, ऑर्गेनेल्स टू ऑर्गन टू सेल की, देन सेल टू टिश्यूज़ की, मसल सेल की एग्जांपल आ गई, मसल सेल से मसल टिश्यू बनता है। टिश्यूज से ऑर्गन के एग्जांपल में उसने हार्ट की एग्जांपल दी थी। देन ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम में उसने डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल दी। और देन आपकी कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन की एग्जांपल दी कि ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट ख़त्म होता है 5.1। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 5.2 डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।